चलिए हम आज आपको बताएंगे कोशिका क्या है। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ना है कोशिका, कोशिका की संरचना और कोशिकांग के बारे में। कोशिकांग में जो भी है केंद्रक है, अंतःप्रतंत्र की जलिका है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको कहते हैं, राइबोसोम है, जो भी चीजें हैं उसको बताई जाएंगी। सबसे पहले आप देख लीजिए कि कोशिका क्या है, यानी कि सेल क्या है। तो किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं, बहुत सारे ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं और बहुत सारे अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, अंग तंत्र, और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर के एक जीव का निर्माण करते हैं। मतलब एक जीव के निर्माण के लिए इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। यानी सबसे पहले कोशिका का निर्माण, फिर बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं, बहुत सारे ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं और बहुत सारे अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर के एक नए जीव का निर्माण करते हैं। अब सबसे पहले आप देखिए कोशिका क्या है या सेल क्या है, और इसके अंतर्गत एक सारांश आपको बताएंगे सबसे पहले, फिर एक एक करके हम आपको बताते जाएंगे कि बाह्य आवरण में क्या क्या पढ़ना है आपको, जीव द्रव्य क्या होता है इसके बारे में क्या पढ़ना है, रिक्तिका या राजधानी क्या होता है इसके बारे में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले एक सारांश देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसकी खोज किसने की थी, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। कोशिका या सेल, कोशिका जीव की सबसे छोटी इकाई है और कहा जाता है यह एक आधारभूत इकाई है जिसको कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं। अब कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं? कार्यात्मक इसलिए है क्योंकि जो जीव के अंतर्गत, जो जीव के अंदर सारी प्रक्रियाएं होती हैं वो कोशिका के अंदर ही संपन्न होती हैं, इसलिए इसको कार्यात्मक इकाई कहते हैं। और संरचनात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक जीव की संरचना जो होती है वो सेल से होती है, यानी कि कोशिका से होती है। तो आप देख लीजिए कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किया। इन्होंने क्या किया कि कार्क की एक महीन झिल्ली को, महीन काट को सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसी कुछ संरचना दिखाई दी, जिसको इन्होंने सेलुला नाम दिया। सेलुला, शुरू में जो कोशिका है इसको क्या कहा? रॉबर्ट हुक ने सेलुला कहा। बाद में यही सेलुला सेल कहलाने लगा, यानी कोशिका कहलाया। तो कोशिका, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब? 1665 ईस्वी में। अब इस कोशिका के अंतर्गत आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले हमने आपको बताया था इसके पहले कि पादप कोशिका क्या है, जंतु कोशिका क्या है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका। आज हम इसको नहीं बताने वाले हैं, पहले आप देख लीजिए कि इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है और इसका सारांश। बाह्य आवरण, सबसे पहले कोई भी कोशिका, चाहे वो जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो, जब भी आप इसको बताएंगे या पढ़ाएंगे तो सबसे पहले उस क्या मिलेगा आपको? बाह्य आवरण मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ हम आपको बता देते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका ये जंतु कोशिका है, तो जंतु कोशिका में सबसे पहले ये मिलेगा आपको मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जंतु कोशिका का ये बाह्य आवरण। अब इस बाह्य आवरण में भी देखिए कुछ जंतु कोशिकाओं में और पादप कोशिकाओं में यही अंतर है कि बाह्य आवरण भी दो प्रकार के होंगे आपके। एक होगी जीव द्रव्य कला जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कह सकते हैं कोशिका कला। दूसरा है कोशिका भित्ति जिसको कहेंगे सेल वॉल। ध्यान रहे, कहीं कहीं पूछा जाता है सेल वॉल क्या है, तो सेल वॉल या किसमें उपस्थित होता है। अब यहाँ देखिए जीव द्रव्य कला और कोशिका कला ये जंतु और पादप दोनों में पाए जाते हैं, और कोशिका भित्ति जो होती है सेल वॉल, ध्यान रहे, वो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यानी कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके ऊपर एक बहुत ही मोटी, कहते हैं दृढ़ आवरण होती है। उस दृढ़ आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। ये
ये किसमें पाई जाती है? केवल पादप में पाई जाती है। और ये किसका बना होता है? बार बार क्वेश्चन पूछा गया है किसका बना होता है, तो आप बताएंगे यह सेलुलोज का बना होता है। कौन? कोशिका भित्ति। जबकि जीव द्रव्य कला या कोशिका कला या कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह जंतु व पादप दोनों में पाई जाती है। और यह किससे बनी होती है? प्रोटीन व लिपिड की। अब देखिए ये केवल किसमें पाई गई? जंतु व पादप। ये महीन आवरण जो होता है, यानी अंदर जो आपकी कोशिका द्रव्य है या कहते हैं कोशिकांग है, बहुत सारे जीव द्रव्य है, इनके ऊपर क्या पाया जाएगा? ये होगा आपका जीव द्रव्य कला, ये दोनों में होगा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में। और कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में इसी जीव द्रव्य कला के ऊपर एक दृढ़ आवरण, एक मोटा आवरण पाया जाता है जो कोशिकांगों की सुरक्षा करता है, जो कोशिका की सुरक्षा करता है, कह सकते हैं उसको क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति या सेल वॉल। अब आप देखिए कोशिका भित्ति के बारे में जान गए और जीव द्रव्य कला के बारे में। अब उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? अब देखिए इस बाह्य आवरण को आपने पढ़ लिया, जो ये बाह्य आवरण है इसके विषय में आपने देख लिया क्या होता है। अब जब इसके अंदर हम जाएंगे, ये मान लीजिए बाह्य आवरण है, इसी के ऊपर आपका कोशिका भित्ति भी होगा पादप कोशिकाओं में। अब जीव द्रव्य के बारे में, जीव द्रव्य क्या होता है? इस कोशिका भित्ति के अंदर या कोशिका में जो भी जीवित पदार्थ हैं, इन सभी जीवित पदार्थों को क्या कहते हैं? कोशिका जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका के अंदर जो भी जीवित पदार्थ हैं उसको क्या कहेंगे? जीव द्रव्य। अब जीवित पदार्थ में कोशिकांग भी आएंगे, सभी कोशिकांग भी आएंगे, कोशिका द्रव्य भी आएंगे। तो आप देख लीजिएगा इस जीव द्रव्य में हम दो चीजों का अध्ययन करेंगे, पहला कोशिका द्रव्य का और दूसरा इसमें केंद्रक का। यहाँ बीच में केंद्रक भी होगा, तो केंद्रक का अध्ययन भी करेंगे। और इसके अंदर ये बाहर जो तरल अर्धपारगम्य चीजें दिख रही हैं आपको, चिपचिपा पदार्थ दिख रहा है, वो आपका हो जाएगा कोशिका द्रव्य। और इसी कोशिका द्रव्य में ही हमको क्या मिलेंगे? कोशिकांग मिलेंगे। इसको बाद में हम बताएंगे आपको, कोशिकांग इसी कोशिका द्रव्य में मिलेंगे। अब आपको अगर बताना हो जीव द्रव्य में कि जीव द्रव्य कहाँ, इसकी स्थिति कहाँ है, तो आप यहाँ बताएंगे कि ये जो केंद्रक है वह पदार्थ जो केंद्रक को घेरे होता है, जो केंद्रक को चारों तरफ से घेरे होता है और जो कोशिका द्रव्य से स्वयं घिरा होता है, उसको क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य में हम इन्हीं दोनों चीजों का अध्ययन करेंगे, एक कोशिका द्रव्य का और इस कोशिका द्रव्य के अंतर्गत कोशिकांग का, और दूसरा केंद्रक का। और केंद्रक में आप केंद्रक कला, उस केंद्रक द्रव्य, इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। अब आप देखिए जीव द्रव्य की खोज अगर पूछा जाए किसने किया था, तो आप बताएंगे जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? डुजार्डिन ने। यह कहां पाया जाता है? ये जंतु व पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है जीव द्रव्य। कब किया था खोज? 1835 में। तो आप बताएंगे जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने सन 1835 ईस्वी में की थी। अब आगे आइए आप देख लीजिए रिक्तिका या रसधानी। अब इसमें इतनी चीजें ही नहीं पाई गई। पहले तो आपने क्या देखा? बाह्य आवरण। बाह्य आवरण के बाद आपने देखा जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य के बाद आप देखेंगे इसी में आपको मिलेगा रिक्तिका या रसधानी। देखिए ऐसे। अब रिक्तिका या रसधानी के बारे में आपको बताया जाएगा, लेकिन इतना जानते रहिएगा, दोनों चीजों को स्पष्ट करते चलिए यहीं पे कि पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं कैसी होती हैं और जंतु कोशिकाओं में कैसी होती हैं। जो ये रसधानी है वो पादप में बड़ी होती है। आपने देखा होगा ये जो पादप कोशिका बनाया गया था उसमें एक या दो आपको संख्या में मिली होंगी। क्यों? क्योंकि ये बड़ी होती है। तो ध्यान रहे ये बड़ी होती है और कम संख्या में पाई जाती है। किसमें? पादप कोशिका में। जबकि जंतु कोशिका में छोटी होती हैं और अधिक संख्या में पाई जाती है। जंतु कोशिका जब आप बनाएंगे, ये जंतु कोशिका ही समझिए है, तो इसमें क्या होगा? इसमें आप देख लेंगे छोटी कई रसधानी मिलेंगी आपको, संख्या में अधिक होती है लेकिन आकार में कैसी होती है? छोटी होती है। अब आप सबसे पहले अब यहाँ देखिए जीव द्रव्य के बाद यहाँ कोशिका द्रव्य आपको बताया जाएगा। कोशिका द्रव्य क्या है?
कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। कोशिका द्रव्य की स्थिति पूछी जाए कहाँ है, तो आप बताएंगे ये आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कह सकते हैं जीव द्रव्य कला। तो वह पदार्थ जो जीव द्रव्य कला के से ढकी होती है, और आप कह सकते हैं ये जीव द्रव्य, ऐसा जीव द्रव्य, आप ऐसे कहेंगे ऐसा जीव द्रव्य जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के से घिरी होती है, और किसको घेरे होती है, केंद्रक को घेरे होती है। यानी केंद्रक को जो घेरे होती है और जो स्वयं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या जीव द्रव्य कला से घिरी होती है, उसको कहते हैं जीव द्रव्य, ये सॉरी कोशिका द्रव्य। अब इसी कोशिका द्रव्य में आपको पढ़ना है बहुत सारे कोशिकांगों के बारे में, और वो कोशिकांग क्या है हम आपको बताते हैं यहाँ नीचे, ये जान लीजिए। कोशिका द्रव्य के बारे में जैसे है राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और क्या कहा हमने, अभी आपको इसमें पढ़ना राइबोसोम के बारे में, अंतःप्रद्रव्य की जालिका के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, और लाइसोसोम के बारे में, सेंट्रोसोम के बारे में। अब आप देख लीजिए एक एक करके, क्योंकि ये सारांश एक जगह बताया जा रहा है, एक जगह नोट कर लीजिएगा इसको। उसके बाद एक एक करके कोशिकांगों के बारे में आपको बताया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, उसका चित्र कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके बारे में उसके कार्य क्या है, ये सब आप देखते रहेंगे। अब देखिए कोशिकांग में के.आर. पोर्टर ने ये कोशिकांगों के बारे में सबसे पहले एक एक करके आप देखते रहिए। सबसे पहले आप देखेंगे अंतःप्रद्रव्य की जालिका, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रव्यकीय जालिका क्या होता है, इसकी खोज जो है के.आर. पोर्टर ने 1945 ईस्वी में की थी। ये दो प्रकार के होते हैं, आप देखेंगे जब जंतु कोशिका और पादप कोशिका बनाई गई होगी तो उसमें जो आपका अंतःप्रद्रव्यकीय जालिका था, ऐसे करके इसमें जो है अंतःप्रद्रव्यकीय जालिका जो होगा, जिसमें राइबोसोम ऐसे मिले होंगे, और कुछ में जो है देखिए अंतःप्रद्रव्यकीय जालिका में चित्र इसका इस तरह से मिला होगा। उसमें यहाँ पे आप देखेंगे कि दो प्रकार के अंतःप्रद्रव्यकीय जालिका या ई.आर. कह सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेंगे। एक होगा कणिकामय, जिसमें क्या होता है, ये राइबोसोम्स चिपके होते हैं। ये क्या है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स अगर चिपके हुए हैं तो आप कहेंगे कणिकामय, या कह सकते हैं रफ, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या कणिकामय अंतःप्रद्रव्यकीय जालिका। कणिका का मतलब इसमें राइबोसोम चिपके हुए हैं, थोड़ा खुरदरा दिखाई पड़ता है। और दूसरा होगा अकणिकामय, यानी ये चिकना होता है, इसमें राइबोसोम चिपके नहीं होते हैं, इसलिए ये साफ सुथरा दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको कहते हैं अकणिकामय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए तो अंतःप्रद्रव्यकीय जालिका में आप यहाँ क्या क्या चीजें नोट करनी है आपको। पहला, के.आर. पोर्टर ने 1945 ईस्वी में इसकी खोज की थी। दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में इन्होंने बताया। पहला बताया कणिकामय और दूसरा बताया अकणिकामय। कणिकामय में क्या था, राइबोसोम चिपके हुए थे, और अकणिकामय वो चिकना था जिसमें राइबोसोम चिपके नहीं थे। अब आप देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बाद में बताया जाएगा आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र कैसे बनाया, लेकिन जानते रहिए यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का, ध्यान रहे, कोशिका का पावर हाउस इसको कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को। और इसकी खोज किसने की, बहुत बार पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने 1882 ईस्वी में की थी। तो दो चीजें यहां देख लीजिए, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, खोज अल्टमान ने 1882 ईस्वी में की। आगे देख लीजिए गोल्जी काय, जिसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये इतना जानते रहिए, इसमें इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में की थी। अब आगे आप आइए लवक के बारे में।
आपने देखा होगा लवक के बारे में, प्लास्टिक के बारे में। लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। जो हरित लवक होता है, नाम से स्पष्ट है हरित, यानी कि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। इसी क्लोरोफिल के उपस्थित होने के कारण इसका रंग हरा होता है। मतलब पौधों में हरा रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। यानी क्लोरोफिल किसमें उपस्थित होता है? हरित लवक में। यानी ये हरित लवक, प्लास्टिक का जो पहला भाग था हरित लवक, इसमें क्लोरोफिल जानते हैं क्लोरोफिल उपस्थित होता है और ये पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। अगला है वर्णी लवक, नाम से स्पष्ट है, वर्ण माने रंग, यानी कि ये रंगीन होता है और रंगीन होने के नाते ये फूलों को रंग प्रदान करता है। ये फूलों को रंग प्रदान किया। अब देखिए तीसरा है अवर्णी लवक, यानी अवर्णी मतलब रंगहीन। ये रंगहीन होता है, ये रंग प्रदान नहीं करता है। यानी इसमें तीनों में महत्वपूर्ण काम क्लोरोफिल का है, जो पौधों को हरा रंग प्रदान करेगा। इसमें हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है, वर्णी लवक रंगीन होता है जो फूलों को रंग प्रदान करता है, और अवर्णी लवक रंगहीन होता है। अब यहाँ भी आप देख लीजिए, इस प्लास्टिक में 2 बातें और खोज किसने की थी और किसने शब्द दिया था। देखिए शब्द दिया था सिम्पर ने, लवक शब्द दिया था 1885 में किसने? सिम्पर ने। और इसकी खोज की थी हैकल ने, कब? 1865 ईस्वी में। ध्यान रहे 1865 ईस्वी में लवक की खोज की थी इसने, हैकल ने। जबकि शब्द अगर पूछा जाएगा, यहाँ कंफ्यूजन होता है, अगर पूछा गया कि लवक शब्द सबसे पहले किसने दिया था तो ध्यान रहे सिम्पर। चलिए आगे, अब आपको बताते हैं एक महत्वपूर्ण कोशिकांग के बारे में, और राइबोसोम। राइबोसोम की खोज 1905 ईस्वी में पैलाडे ने की थी, PALADE है, तो पैलाडे याद रहे। और इन्होंने राइबोसोम को 2 भागों में बांटा, एक 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। 70S और 80S राइबोसोम, इसको बताया जाएगा जब राइबोसोम आपको बताएंगे तो दोनों के चित्र बना करके स्पष्ट किए जाएंगे, 70S राइबोसोम क्या है और 80S राइबोसोम क्या है। अब देखिए, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, ये राइबोसोम में से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब यहाँ देखिए 70S और 80S जो है इसका पैमाना है, बताया जाएगा। तो 70S और 80S ये RNA और प्रोटीन के बने होते हैं। इसी कारण से 70S और 80S जो होते हैं ये RNA और प्रोटीन के बने होते हैं, इसीलिए इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। और यहाँ इसमें क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब आगे देखिए लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम, ध्यान रहे, लाइसोसोम केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। लाइसोसोम कहाँ पाया जाएगा? केवल जंतु कोशिका में। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्या क्वेश्चन निकल के आता है कि इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये आत्महत्या की थैली, क्योंकि ये बहुत सारे एंजाइम सिक्रेट करते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये जब वो थैली अंदर होती है अगर वो फट गई तो ये कोशिका को ही मार डालती है, इसलिए बताया जाएगा आपको चित्र सहित। तो बाद में एक एक करके जब बताएंगे तो हम आपको बताएंगे इसमें इसको आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। ध्यान रहे लाइसोसोम को लयनकाय भी कहते हैं। अब अंतिम है आपका, इसके बाद है सेंट्रोसोम। इसको भी ध्यान रखिएगा कि ये भी जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, केवल जंतु कोशिकाओं में, यानी कि पादप कोशिका में ये अनुपस्थित होता है, लाइसोसोम भी और सेंट्रोसोम भी। तो ये भी केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, और इसको एक नाम से और जानते हैं, कहते हैं इसको तारक काय। तो कोशिका में आपको जो है इतनी ही बातें बताई जाएंगी। कोशिका क्या है, बाह्य आवरण क्या है उसका, जीवद्रव्य क्या है, फिर केंद्रक क्या है, कोशिकांगों के बारे में एक एक करके आपको बताया जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात और जान लीजिए यहाँ पे, उसको जो है बताना भूल गए, आप ये जान लीजिए कि कोशिका सिद्धांत, कई बार पूछा गया कि कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो हम कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे एकदम स्पष्ट कर लीजिए, कोशिका सिद्धांत 2 लोग मिलकर के, कहीं कहीं लिखा होगा कोशिका सिद्धांत की खोज स्लाइडेन और स्वान ने किया था, स्लाइडेन और स्वान।
कोशिका सिद्धांत, स्लाइडेन और स्वान, इतना ही जानिए। स्लाइडेन का नाम आप कहां बताएंगे? स्लाइडेन ने पादप कोशिकाओं के आधार पर कोशिका सिद्धांत का निर्माण स्लाइडेन ने किया था। यहां आगे लिख लीजिएगा चाहे, पादप कोशिकाओं के आधार पर, पादप कोशिका के आधार पर, और स्वान, नाम पूरा है थियोडर स्वान, लेकिन स्वान लिख करके ऐसे आता है, आप समझ जाइएगा। थियोडर स्वान और मैथिलियस स्लाइडन, इनका नाम है मैथिलियस स्लाइडन और इनका नाम है थियोडर स्वान। तो स्वान अगर पूछा जाएगा तो कहिएगा जंतु कोशिकाओं के आधार पर, जंतु कोशिका के आधार पर कोशिका सिद्धांत की खोज स्वान ने की थी। अगर दोनों अलग करके पूछा जाए, और अगर कहीं ये पूछ लिया गया कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो आप क्या करेंगे? कोशिका सिद्धांत में आपको बताना है, अगर संयुक्त रूप से पूछा गया हो तो आप कहेंगे स्लाइडेन व स्वान, स्लाइडेन एवं स्वान, ऐसे करके भी आता है, यानी दोनों लोग मिल करके। लेकिन दोनों में क्या अंतर था? पादप कोशिका के आधार पर स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया और जंतु कोशिका के आधार पर स्वान ने। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा एक एक करके कोशिकांगों के बारे में। बहुत बहुत